हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन अध्याय 1 से लेके अध्याय 8 तक। अध्याय 1 में है भारतीय संविधान से लेकर अध्याय 8 कानून और सामाजिक न्याय तक के जो है आपको संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अध्याय 1 में दिया है भारतीय संविधान। पहला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, संघवाद से आशय है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, देश में एक से अधिक संघों के होने से। नेक्स्ट है आपका तीसरा में है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संविधान। चौथे में है, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो आपका उत्तर होगा डी नंबर, प्रेस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो आपको उत्तर में लगाना है डी नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपका, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्यकर्ताओं कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व समवृत्ति। तो यहाँ पे आपको लिखना है समवृत्ति सूचना में समाहित है। दूसरा है हमारे देश में सरकार। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है, 3 स्तर पर कार्य करती है। तीसरे में है राष्ट्रीय। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय भरना है। राष्ट्रीय महत्व के मामले पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। चौथे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे लागू करना। पाँचवें में है संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7वां प्रश्न क्रमांक 7 में है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपको उत्तर में लिखना है, किसी भी देश के लिए संविधान की ज़रूरत होने के प्रमुख कारण निम्न है। पहला है न्याय की स्थापना, दूसरा में है आदर्शों को समूहबद्ध करना और तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। इसके बाद आता है आपका 8वां में है, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको उत्तर में लिखना है, नेपाल में पहले जो संविधान था उसकी कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित थी। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसीलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10वां में, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। तो आपको उत्तर में लिखना है, भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में, संघवाद से क्या तात्पर्य। तो आपको उत्तर में लिखना है, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और ऐसे स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। 12 में सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या रंग, नस्ल आदि का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, सरकार ने तीनों अंगों के नाम लिखे। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। 14 में भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। तो आपको उस उत्तर में लिखना है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है।
मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निसंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों का खंड क्यों जोड़ा गया? तो आपको उत्तर में लिखना है संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। इसके बाद आता है आपका 16 में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर में है हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया? तो आपको उत्तर में लिखना है विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों की इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि में होना आवश्यक है? लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि में होना आवश्यक नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 2 में है धर्मनिरपेक्षता की समझ। पहला प्रश्न आता है आपका धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय राज ने धर्म और राज की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। दूसरे में है धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको उत्तर में लिखना है लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है आपका तीसरा में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न बातों को उल्लेखित किया गया है। पहला है आपका कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। दूसरे में है कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। और तीसरे में है राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तीसरा इसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या भिन्नता है? तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों से हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, लेकिन अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। पाँचवें में है फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए? उत्तर है फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रूस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अध्याय 3 में है संसद तथा कानूनों का निर्माण।
पहला प्रश्न आता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में फ़ायदा हुआ? तो आपको जो है सही उत्तर लगाना है ए नंबर, मतपत्र के कागज़ की बचत हुई। इसके बाद आता है आपका दूसरा में है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 245, आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए? तो आपको उत्तर में लगाना है ए नंबर 12। चौथे में है भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो आपको लगाना है राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वयस्क मताधिकार में मत देने के लिए आयु आपको यहाँ पे भरना है 18 वर्ष निर्धारित है। दूसरा में लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या 543 होती है। तीसरे में है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। चौथे में है लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं करते बल्कि प्रतिनिधि चुनते हैं। तो आपको ये भरना है। पाँचवें में है लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है। तो आपको इस तरह से भर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला? उत्तर में लिखना है हमें अपने फैसले का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 7 में है संसद किसे कहा जाता है? तो आपको उत्तर में लिखना है जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। 9वां में है लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 10 में है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको उत्तर में लिखना है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 11 में है संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है? तो आपको उत्तर में लिखना है प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। 12 में है नए कानून किस तरह बनाते हैं? तो आपको लिखना है कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है लोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है? तो आपको उत्तर में लिखना है लोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता निम्न प्रकार से विरोध कर सकती है। पहला है उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। दूसरा है अखबारों में लिख सकते हैं। तीसरा है टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। चौथे में है लोकतंत्र में आम नागरिक सांसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। 14 में विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो आपको लिखना है विधायिका और कार्यपालिका में निम्न अंतर है। पहला है विधायिका को लोकसभा कहा जाता है जबकि कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। दूसरा में विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है जबकि कार्यपालिका विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में है विधायिका भारत की संसद विधायी शाखा के अंतर्गत आती है जबकि कार्यपालिका
प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद कार्यकारी शाखा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका 15 में है ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर है ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम का पेपर बैलेट की तुलना में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे कागज और स्याही की खपत को कम करते हैं, जिससे लाखों बैलेट पेपर की छपाई से जुड़े वनों की कटाई और अपशिष्ट उत्पादन में कमी आती है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो चलिए यहाँ पे अध्याय 4 का न्यायपालिका का हम यहाँ पे आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या फिर आपका निर्वाचन आयोग। तो उत्तर देखिए आपको यहाँ पे सिंपल सा कर देना, सी नंबर न्यायपालिका। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका जो आंसर है सी नंबर हो जाएगा, न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुँच बनाना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका जो आंसर है बी नंबर हो जाएगा, ऐसे व्यवहार जिसे कानून अपराध मानता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा क्या दिया है, भारत में नागरिक के मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका विधानसभा। तो उत्तर देखिए आपको यहाँ पे लगाना है सी नंबर न्यायपालिका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5वां दिया है, FIR किससे संबंधित है। क्या आपका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या फिर आपका देखिए थाना, पुलिस थाना। तो आंसर आपको देखिए डी नंबर पुलिस थाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपको जो इसमें दिया गया है ए नंबर में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है, आंसर याद कर लेना है आपको, 34 आपके यहाँ पे कितनी होती है, न्यायाधीशों की संख्या होती है। इसके बाद केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को कौन हल करता है। तो उत्तर में आपको यहाँ पे लिखना है न्यायिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया को डैश डैश कहा जाता है। तो उत्तर देखिए आपको यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी आपका सुप्रीम कोर्ट के मुखिया होते हैं। क्वेश्चन देखिए इसमें डी नंबर में दिया है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो क्या आपका यहाँ पे इंदौर है, ग्वालियर या फिर भोपाल या फिर जबलपुर। तो देखिए आपको जो आंसर है यहाँ पे ना, आपको जबलपुर लगाना है। अगला देखिए ई नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, डैश डैश के फैसले देश की सभी अदालतों पर लागू होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें आपको आंसर लिखना है। अब चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आपका 7वां आता है, न्यायपालिका किन किन विवादों का निपटारा करती है। तो उत्तर में देखिए आपको लिखना है, न्यायपालिका नागरिक व सरकार, 2 राज्यों, राज्य सरकारें और केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 8वां पर, न्यायिक समीक्षा को आपको समझाना है। तो देखिए आपको इसमें लिखना है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है और संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है और इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 9 नंबर पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। उत्तर में लिखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अन्य शाखाओं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं और अदालतें सरकारों के अधीन नहीं होती है, ना ही वे सरकार की ओर से कोई काम करती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 11वां नंबर, यहाँ पे लिखा है, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है और यह कहाँ स्थित है। तो हमारे देश की देखिए सबसे आपकी जो बड़ी अदालत कहलाती है उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जिसका आपका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा और इसे अच्छे से लिखिए। क्वेश्चन देखिए 12वां दिया गया है, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंटी शहरों में की गई थी। तो देखिए आपका जो उच्च न्यायालय सबसे पहले 1862 में कलकत्ता में हुई थी, बम्बई में और मद्रास यानी वर्तमान में आपका चेन्नई इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपके जो हैं प्रेसिडेंसी शहर कहलाते थे जो आपके यहाँ पे ब्रिटिश शासन में बनाए गए थे। अगला देखिए क्वेश्चन 13वां क्या लिखा है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या समझते हैं। उत्तर लिख दीजिए, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है और इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों के आपके लिए मान होते हैं। तो जो आपका जो ऊपर से आएगा वो सभी नीचे के लिए ऑलरेडी आपका वहाँ पे मान किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका 14वां नंबर आता है, इसमें क्या दिया गया देखिए,
फौजदारी और दीवानी कानूनों में अंतर पूछा गया है। तो देखिए आपका ये पहला पॉइंट दिया है, आप इसे पूरा अच्छे से लिखिए, और आपका ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। मैं इसे पढ़कर नहीं बताता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 15वां दिया गया है, निम्नलिखित में वर्गीकृत की जाने वाली तालिका को आपको बनाना है। देखिए मारपीट, जमीन क्रय विक्रय, ये सभी आपको दिए गए हैं। अब इनमें आपको बताना है कौन सा दीवानी मामले है और कौन सा आपका फौजदारी मामले है। तो देखिए आपका यहाँ पे दीवानी मामले में हो जाएगा क्रय विक्रय मामले, किराएदारी मामले, ज़मीन का बंटवारा और आपका संपत्ति के मामले, ठीक है। ये आपके 5 जो है दीवानी मामले। और फौजदारी में क्या आएगा, जैसे आपका मारपीट हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, हत्या और आपका चोरी, इस प्रकार से आपको करना है। और देखिए इसके बाद 16वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, जनहित याचिका दायर करने के लिए अधिकार किसे है और कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है। तो देखिए पूरा आंसर आपको जो है इसे लिखना है, आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो दायर किया जाता है जनहित याचिका, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय, ये 2 ही जगह जहाँ पे है आप यहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन 17 आता है, क्या एक अधिक राज्यों पर एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? यदि हाँ तो एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है हाँ, एक से अधिक राज्यों के बीच में आपका एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसा कि देखिए आप यहाँ पे चंडीगढ़ जो आपका पंजाब की राजधानी भी है और कहाँ का है, हरियाणा का भी है, तो इन दोनों के बीच में एक उच्च न्यायालय है, तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम हो गए, नागालैंड हो गया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी के आपके एक ही उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन आपका 17वां हो गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये अध्याय जो 4 है ना कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका जो अध्याय आता है, देखिए यहाँ पर आता है अध्याय आपका 5 नंबर, हाशियाकरण की समझ। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर अध्याय 5 का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? तो क्या आपका 8% है, 2% या फिर 18 या फिर 22? तो आपको उत्तर में लिखना है आपको 8% हमारे जो है पूरे भारत में आदिवासियों ने आपके ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल आपकी जो जनजातियाँ हैं इनकी है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 लिखा है, आदिवासियों द्वारा सबसे ज़्यादा बोल जाने वाली भाषा कौन सी है? तो उत्तर में आपको देखिए संथाली लिखना है, और ये आपका पश्चिम बंगाल और आपका झारखंड में पाई जाती है। तीसरा देखिए, उड़ीसा के डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत कौन सा है? तो आपको आंसर देखिए आपका यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायगिरी पर्वत, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आपका चौथा नंबर, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। आदिवासी अपने पुरखों, गाँव और किसकी उपासना करते हैं? तो आपका प्रकृति पर। बी नंबर देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 101 है वर्तमान में। वन्य जीव संरक्षण के रूप में भारत सरकार द्वारा अभ्यारण्य और क्या स्थापित किए गए हैं? तो आपका राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो आपको यहाँ पे आंसर याद करना है, 74 आपकी जो है यहाँ पे % आपकी साक्षरता दर है, यानी 74% जो लोग हैं ना हमारे भारत में यहाँ पे साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। और इसके बाद देखिए, अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनने की वजह से आदिवासियों को पलायन कहाँ होता है? तो देखिए जब वो क्या करते हैं, परंपरागत चीज़ें जब उससे नष्ट होती हैं तो शहरों की ओर पलायन करते हैं, यानी भागते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 आता है, आदिवासी शब्द का आशय क्या है? तो आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए इसका मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं, ठीक है। चलिए हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए जो आपके सर्वाधिक जनजाति वाले हैं ना, यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका उड़ीसा आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, अरुणाचल प्रदेश आपके, और इसके जैसे आपके बहुत सारे आपके राज्य हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपका 7वां नंबर, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जो आपके घरों पर होते हों। तो देखिए कीमती इमारतें, लकड़ी, सोने चांदी, अयस्क और आपका पशु उत्पाद, ठीक है। चलिए और इसके अलावा आप शहद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, आदिवासी लड़की सोमा क्या कहती है कि आदिवासियों कहानी पर फिल्म बनाऊंगी? तो आपको देखिए इसमें लिखना है, आदिवासी लड़की सोमा आदिवासियों कहानी पर फिल्म बनाने के लिए इसलिए कहती है ताकि वह आदिवासी समाज की सच्चाई को जनता तक पहुंचा सके। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे हैं? तो आपको देखिए पूरा आंसर यहाँ पे आपको ये लिख देना है, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसे कॉपी पर लिख लीजिए कि अपने एड ग्रेड बुक पर, ठीक है। क्वेश्चन 10वां देखिए, वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं? तो आपको बताना पड़ेगा। इसमें देखिए, आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित रह गए हैं और अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनने जाने की वजह से सारे आदिवासी काम की तलाश में शहर की ओर रुख कर रहे हैं। क्वेश्चन के देखिए 11वां, क्या कारण है कि खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले 50% अधिक आदिवासी समुदाय हैं? तो आपको देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या देखिए, अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है,
कहाँ, आपका आदिवासी इलाकों पर, और इनके ज़मीनों में खनन हो रहा है और विशाल औद्योगिक परियोजनाएं भी चल रही हैं। तो इससे क्या होते हैं, देखिए वो विस्थापित होते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 12वां, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियाँ दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियाँ कीटनाशकों के तौर पर और 425 प्रजातियाँ गोंद, रेजिन और डाई यानी आपके रंगने के आपके उपयोग में की जाती है। और अब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान और संपदा जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका जो है 30 नंबर का आता है, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों होती है। तो अल्पसंख्यक शब्द का आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। अल्प मतलब कम होता है और संख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत थोड़ा हो। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। अगला देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्या लिखा है, वन संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना सुझाव दीजिए। तो पहला देखिए, नियंत्रित वनों की कटाई, आपको वनों की कटाई नहीं करनी है और वनों को आग लगाने से आपको बचाव करना है। ठीक है, तो आपको इनका आंसर लिखिए। और इसके अलावा देखिए तीसरा क्या है, वृक्षारोपण करना है आपको। ठीक है, आपको कार्यक्रम चलाना है जिससे वृक्ष की संख्या बढ़ सके। और इसके अलावा संसाधनों का उचित उपयोग करना है और टिकाऊ भूमि प्रबंधन द्वारा करना है। वनों के लिए अधिक चराई से आपको बचाना है और वन संरक्षण के लिए सख्त कानून आपको बनाना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको जो है इतने ही क्वेश्चन आपके हैं, 14 क्वेश्चन। अध्याय 6 में है हंसियाकरण से निपटना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय आता है आपका, अध्याय 6 में है हंसियाकरण से निपटना। पहला क्वेश्चन है, वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का वन अधिकार मान्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, वर्ष 2006। इसके बाद दूसरे में है, भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 15। इसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार उन्मूलन किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अस्पृश्यता। चौथे में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का निर्माण हुआ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सन 1989 में। इसके बाद पाँचवें में है, इतिहास में विभिन्न समुदाय ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया है। आपको उत्तर में करना है, इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना धार्मिक सांत्वना, सशक्त संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी के रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया। दूसरा प्रश्न है आपका, छठवें में है, जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो आपको उत्तर में करना है, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला है, मुक्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा। दूसरा है, शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून बनाए गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवा में है, नेक्स्ट है आपका सातवां में है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया। आपको उत्तर में करना है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा में होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। 8 में केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है। आपको उत्तर में करना है, केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 में वन समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9वां में है, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं। आपको उत्तर में करना है, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों में सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
10 में है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान है। आपको उत्तर में करना है भारतीय संविधान में छुआछूत को रोकने के लिए अनुच्छेद 17 व अनुच्छेद 15 है। उनमें से अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन किया गया है और अनुच्छेद 15 में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया है। 11 में है हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है। आपको उत्तर में करना है हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ साथ में है जन सुविधाएं। पहला क्वेश्चन है हमारे देश की सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। उत्तर होगा निगम कर से। दूसरा है पोर्तो एलेग्रे में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है। तो आपको उत्तर में करना है यहाँ स्वच्छ जल सस्ता व सुलभ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में है जनसाधारण को जन सुविधाओं और मुहैया कराने का प्रमुख दायित्व है। आपको उत्तर में करना है सरकार का। चौथा में है बजट में नहीं दर्शाया जाता है। आपको उत्तर में करना है आगामी चुनाव की योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा में है कंपनी के संबंध में सही कथन नहीं है। आपका उत्तर होगा डी नंबर, टाटा स्टील कंपनी व इंडियन ऑयल कंपनी सरकारी है। प्रश्न क्रमांक 6 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में भरना है आपको मूलभूत सुविधाएं, बी में भरना है आपको 6 से 4, सी में भरना है आपको वर्षा जल संचय, डी में भरना है आपको अधिक और ई में भरना है आपको जन सुविधाएं। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है। आपको उत्तर में करना है इसका आशय है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। 8 में है मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते हैं। उत्तर में करना है मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ का पानी खारा है। मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग शौचालय और साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 9 में दूषित पानी से होने वाले किन्हीं 5 बीमारियों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है दस्त, हैजा, मलेरिया, पेचिश, डायरिया। इसके बाद 10वां में है केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ व्यय होता है। तो आपको उत्तर में करना है केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा ब्याज अदायगी पर व्यय होता है। बाकी व्यय का हिस्सा पेंशन, आर्थिक सहायता, अन्य व्यय आदि में किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 11 में है जलापूर्ति की कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, समझाइए। आपको उत्तर में करना है जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है क्योंकि जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 12 में है आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, स्वास्थ्य, स्वच्छता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में निजी कंपनियां जन सुविधा के कामों में रुचि क्यों नहीं लेती है। आपको उत्तर में करना है निजी कंपनी जन सुविधा के कामों में रुचि इसलिए नहीं लेती है क्योंकि ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती, जबकि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। 14 में है केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आपको लिखना है पहला आयकर, निगम कर, तीसरा है आधार और देयताएँ, चौथे में है सीमा शुल्क आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में है पता लगाइए कि आपके घर में कौन कौन सी जन सुविधाएँ मिल रही है, क्या इन जन सुविधाओं में कोई सुधार की आवश्यकता है। तो आपको लिखना है यहाँ पे प्राप्त जन सुविधाएँ उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ पे है पेयजल व्यवस्था हाँ, आवास यहाँ पे लिखना है नहीं, संचार के साधन यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में भूमि जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसे रोकने के लिए अपने सुझाव लिखिए। तो आपको लिखना है पहला है वर्षा के जल का
संग्रहण करके, दूसरा है जल संग्रहण के प्रति जागरूकता लाकर, तीसरा है जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करके, चौथा है बोरवेल का उपयोग कम करके, पांचवी है तालाब बांध मेड़ बांधन बनाकर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18 में है जल संरक्षण के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, अपने सुझाव लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, पहला है जल उपयोग के बाद नल बंद करके, दूसरा है जल वितरण पाइपों में खुलेपन या लीक की जांच करें, तीसरा है एकत्रित वर्षा का जल उपयोग करके, चौथा है कपड़े बर्तन आदि धोते और साफ करते समय। इसके बाद पांचवा पॉइंट है जल एवं उसके संसाधनों की रक्षा करके। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 19 में है एक सामान्य नागरिक के नाते आपकी क्या क्या बुनियादी आवश्यकताएं हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है, एक सामान्य नागरिक के लिए बिजली, पानी, परिवहन, विद्यालय, आवास, कॉलेज आदि बुनियादी आवश्यकता होती है। ये सभी आवश्यकताएं सामान्य नागरिक के लिए आवश्यक हैं। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अध्याय 8 में है कानून व सामाजिक न्याय। पहला क्वेश्चन है मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। आपका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम वेतन कानून। दूसरा है विकसित देशों के उद्योगों का विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। उत्तर होगा आपका विकसित देशों का सद्भाव। इसके बाद नेक्स्ट है बिजली से चलने वाले कार्गो को कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा पावर लूम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथे में भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपका उत्तर हो जाएगा इस घटना से कोई जन। इसके बाद पाँचवें में है सरकार द्वारा बनाए कानून निजी कंपनियों पर लागू नहीं होते। दूसरा है मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। तीसरा में है उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। तो उपरोक्त में से सही कथन है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कथन 2 व 3। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में भरना है आपको सुरक्षा कानूनों, सेकंड में भरना है आपको कम, तीसरे में भरना है आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, चौथे में आपको भरना है कानून और पाँचवें में भरना है आपको कमज़ोर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है न्यूनतम वेतन से क्या आशा है। आपको उत्तर में करना है न्यूनतम वेतन वह मजदूरी है जो न केवल जीवन के निर्वाह के लिए बल्कि श्रमिकों की दक्षता के संरक्षण के लिए भी प्रदान की जाती है। 8 में है न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई। आपको उत्तर में कहना है न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता इसीलिए हुई ताकि मजदूरों को मेहनता कम ना मिले। इसके बाद 9 में है पावर लूम किसे कहते हैं, इसमें कौन काम करते हैं। आपको उत्तर में लिखना है बिजली से चलने वाले कार्गो को पावर लूम कहते हैं। इनमें मालिक के साथ साथ बाहर के श्रमिक लोग भी काम पर लगाए जाते हैं। 10वें में सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है। आपको उत्तर में कहना है सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को इसलिए नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। प्रश्न क्रमांक 11 में है शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखना है शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने पर बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 में सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल क्यों बनाया गया। आपको उत्तर में करना है सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल बाल मजदूरी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग इत्यादि कार्यों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। इसके बाद आता है आपका 13 में यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। आपको उत्तर में कहना है यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना निम्नलिखित कारणों से खोला। पहला है सस्ता श्रम, दूसरा है यह मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़रूरत नहीं होती। 14 में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे, लिखिए। आपको उत्तर में करना है अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था।
अमेरिका में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। आपको उत्तर में करना है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। 16 में है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन के इस्तेमाल से क्या लाभ होते हैं। आपको उत्तर में करना है CNG ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण में गिरावट देखने को मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली है। साथ ही हवा में विषैले पदार्थों का स्तर कम दिखाई पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 में है न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में करना है न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। दूसरा है बहुत सारे मजदूरों को काम के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। 18 में यह पता लगाइए आपके क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं तथा वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, विवरण लिखिए। तो आपको उत्तर करना है पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण होने से हमारे जीवन में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण से पृथ्वी दूषित होती जा रही है और तेज़ी से उसका संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। हम लोग एक प्रदूषित दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर वायु, जल, भोजन सभी चीज़ें दूषित होते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 में है मजदूर यूनियन संगठन मजदूरों के लिए क्यों आवश्यक है। तो आपको उत्तर में करना है मजदूर यूनियन आमतौर पर मजदूर यूनियन कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देते हैं, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों को भी यूनियनें हो सकती हैं, जैसे घरेलू नौकरी की यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते हैं। मजदूर यूनियनें वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी और पदोन्नति से संबंधित नियमों, लाभों और कार्यस्थल सुरक्षा आदि मुद्दों पर काम करती है। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।